Gauss's law. Gauss's law is an alternative to Coulomb's law. तो ये लास्ट क्लास में जो हमारी प्रेजेंटेशन थी, मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को ब्रीफ किया था कि किस तरह जो कूलम्स लॉ से हम फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे स्टैटिक चार्ज के लिए, वही काम हम सेम गॉसेस लॉ से भी करते हैं। और वहां मैंने ये भी डिस्कस किया था कि हम एज गॉसेस लॉ को ज्यादा फंडामेंटल कंसिडर करते हैं एज कंपेयर टू कूलम्स लॉ। और वहां मैंने उसकी रीजनिंग भी आपको बताई थी कि गॉसेस लॉ की हेल्प से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो चार बेसिक इक्वेशंस हैंगी, जिनको हम मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं, वो भी गॉसेस लॉ के टर्म में ही एक्सप्लेन की जाती हैं, डिफाइन की जाती हैं। और दूसरा ये कि कूलम्स लॉ जो कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के लिए हम यूज करते हैं, तो ये सिर्फ स्टैटिक चार्ज या वो चार्ज जो बहुत ही स्लोली मूव कर रहे होते हैं उन पे ये एप्लीकेबल होता है, जबकि गॉसेस लॉ जो कि आपके चार्जेस जो कि हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे थे उनके लिए भी इंप्लीमेंटेड हैगा। सो व्हाइल completely equivalent to Coulomb's law, Gauss's law provide a different way to express the relationship between electric charge and electric field. Gauss's law state that electric flux through any closed surface, और इधर क्लोज सरफेस से हमारी जो मुराद है वो है a surface enclosing a definite volume is proportional to the net electric charge inside the surface. तो गॉसेस लॉ ये कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि लास्ट क्लास में हमने बड़ा डिटेल में टॉपिक कवर किया अपना, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होगा उस सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज से। Gauss's law is formulated by कार्ल फ्राइडरिच गॉस, एक साइंटिस्ट थे और एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे ऑफ ऑल टाइम्स। Point charge inside a spherical surface. We will start with a field of single point charge Q. The field lines radiate out equally in all directions. We place this charge at the center of imaginary spherical surface with radius r. तो हमने कंसिडर कर लिया हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू, और उससे फील्ड की लाइन रेडियली आउटवर्ड ऑल डायरेक्शन के अंदर निकल रही है, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। हमने इस चार्ज को एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस है कैपिटल आर, वहां पे प्लेस कर दिया है। द मैग्नीट्यूड E of the electric field at every point on the surface is given by, हर सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है वो बराबर होगा
और वो बराबर होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये हमने अपनी लेक्चर 4 या 5 के अंदर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, वहां से ही हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो ये यहां पे हम उसी को यूज कर रहे हैं। एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस E is perpendicular to the surface and its magnitude is the same at every point। जो मैंने आपको बताया कि एक तो जो ये फील्ड की लाइन है, ये हर पॉइंट के ऊपर जो हमारी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, और हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो सेम होगी। The total electric flux is the product of the field magnitude E and the total area of A is equal to 4πr²। तो हमारे पास जो इस स्फीयर का एरिया होगा जिसका रेडियस r है, तो वो तो होगा 4πr² के, और जो फ्लक्स होगा वो हमने लास्ट अपने लेक्चर में देखा था, वो होता E डॉट ए। लेकिन क्योंकि यहां पे हर पॉइंट के ऊपर E और A की डायरेक्शन सेम होगी, तो अगर हम वो इंटीग्रल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते क्लोज लूप के अंदर, तो क्लोज लूप एरिया सम होके 4πr² के बराबर ही आना था। तो इधर मैंने डायरेक्ट स्टेप में इसको कर दिया है। तो E हमारे पास है 1/4πε0 Q/r²। ये हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, और एरिया आ गया 4πr²। अगेन क्लियर कर दूं कि E और A हर पॉइंट के ऊपर इनके डायरेक्शन सेम है, और इस केस के अंदर फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई Q/ε0। तो यहां से हमें ये प्रूव हुआ कि जो फ्लक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रेडियस से ऑफ द स्फीयर से, और इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज Q इनक्लोज बाय द स्फीयर। यानी कि इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा फ्लक्स, और उसको रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप अगर इससे बड़ा सर्किल भी ड्रॉ करते तब भी फ्लक्स Q/ε0 ही आता। जनरल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। Suppose the surface enclosed not just one point charge। अभी जैसे हमने ऊपर केस देखा था, वहां पे हमारी जो गॉसियन सरफेस थी जो कि सर्कुलर शेप में थी, उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट चार्ज था। अब मैं कह रहा हूं कि आप एक पॉइंट चार्ज नहीं है, एक से ज्यादा चार्जेस है, वो n चार्जेस लेट सपोज हैं, और उन चार्जेस को हम नाम देते हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। The total resultant electric field E at any point is the vector sum of the field of the individual charges। तो हर चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी किसी भी पॉइंट पे, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगी। ये भी हम पहले कर चुके हैं। लेट बी द टोटल चार्ज enclosed by the surface Q enclosed।
जस्ट अ मिनट। अब हमारी लेट सपोज के गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह की है। एक तो ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है परफेक्टली, दूसरा अब इसके ऊपर चार्जेस एक चार्ज नहीं है बल्कि हमने कह दिया ये Q1 है, और ये Q2 है, और ये Q3 है, हमने सपोज कर दिया। और ये हमारी गॉसियन सरफेस है और मैं कंसिडर कर रहा हूं कि अब ये सर्कुलर फॉर्म में मौजूद नहीं है, सिमेट्री है लेकिन परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है। तो मैंने कहा इसके अंदर जो टोटल चार्ज है इनक्लोज है सरफेस के अंदर, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस के अंदर, उसको मैंने कह दिया Q इनक्लोज्ड। और also E let be the total field at the position of the surface area element dA। और अब हमने इस पूरी सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट ऑफ एरिया dA में ब्रेक कर लिया, और let E perpendicular be its component perpendicular to the plane of the element that is parallel to dA। अब जाहिर सी बात है, अब फील्ड जिसका पिछली केस में हमने देखा था कि वो हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर थी सर्कुलर के अंदर, यहां पे अब वो चीज नहीं होगी, और हमने तो अब वो कंसिडर करना है जो कि सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो और हमारे एरिया ऑफ एलिमेंट के पैरेलल हो। हम सिर्फ उस कंपोनेंट को डील करते हैं फ्लक्स के अंदर। देन वी कैन राइट एन इक्वेशन लाइक अबव। अभी हमने इक्वेशन जो ऊपर लिखी थी वो सिर्फ थी स्फेरिकल स्फीयर के लिए, और उसके ऊपर ऑलरेडी हर चीज परपेंडिकुलर थी, तमाम फील्ड की लाइन एलिमेंट के एरिया के साथ पैरेलल थी और मैक्सिमम फ्लक्स था। लेकिन यहां पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है, जहां पे फील्ड की लाइन कहीं परपेंडिकुलर होगी कहीं नहीं होगी। तो हमने एक जनरल फॉर्म ऑफ गॉसियस लॉ बना लिया, और ये हमने वही क्लोज इंटीग्रल और E डॉट डी ए, और ये बराबर होगा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये आपकी आ गई जनरल फॉर्म ऑफ गॉसियस लॉ। और इधर से यहां पे जो स्टेटमेंट निकलती है वो निकलती है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये इक्वेशन किसी भी शेप जिसके अंदर इनफ सिमेट्री मौजूद हो उसके लिए, और जितने भी अमाउंट ऑफ चार्जेस या एन अमाउंट ऑफ चार्जेस उसके अंदर इनक्लोज हो, उन सबके लिए ये इक्वेशन वैलिड है कि आपकी। एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ। Gauss's law is valid for any distribution of charges and for any closed surface। मैंने जैसा भी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। Gauss's law can be used in two ways. First, if we know the charge distribution and if it has enough symmetry to let us evaluate the integral. In Gauss's law, you can find the field। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और इनफ सिमेट्री हो टू वैल्यूएट इंटीग्रल। तो गॉसियस लॉ
लगा के आप फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड, if we know the field, we can use Gauss's law to find the charge distribution such as charges on conducting surface। यानी कि उसका उल्टा, अब यहां पे फील्ड पता है, फील्ड की मदद से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कर सकते हैं। और जिसकी एग्जांपल है कि कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर जो चार्जेस हैं, आप गॉसेस लॉ को अप्लाई करके उसकी मदद से फील्ड उन चार्जेस की वजह से जो जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फील्ड ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, जो अभी हमने ऊपर एप्लीकेशन बात करी थी, अब उसकी एप्लीकेशन आ गई है। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R। We place a total positive charge Q on a solid conducting sphere with radius. Find E at any point inside or outside the sphere. तो आपके पास जो कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज है Q, और आपसे कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी E की वैल्यू फाइंड आउट करें स्फीयर के इनसाइड और आउटसाइड। The charge is uniformly distributed over the surface। जैसा आपको दिख रहा है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एंड द सिस्टम इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, और परफेक्ट स्फीयर है तो सिमेट्री भी मौजूद है। तो जो कंडीशन है वो लग गई कि आपको चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पता है और सिमेट्री भी है। तो अब हम गॉसेस लॉ की मदद से फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। We take as our Gaussian surface a sphere of radius R centered on the conductor। तो हमने एक Gaussian surface, let's suppose एक रेडियस स्मॉल r ऑन दी सेंटर ऑफ द कंडक्टर स्फीयर, हमने कहा कि यहां से आके यहां तक डिस्टेंस है r, यानी कि ये रेडियस ऑफ द स्फीयर हो गया इस वाली का, और ये रेडियस हमने कहा ये बराबर है 2r के, यानी कि ट्वाइस ऑफ दिस रेडियस। और उसका नेक्स्ट हमने एक और सरफेस कंसीडर कर ली, उसको हमने कह दिया है 3r, यानी कि थ्राइस ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, और उनको हमने स्मॉल r से कंसीडर कर लिया है। यानी कि हमारे पास जेनेरिक फॉर्मूले के अंदर जो हमारा गॉसियन सरफेस पे, उसमें हम अपनी जो भी गॉसियन सरफेस होगी उसकी रेडियस को कहेंगे r, और r की वैल्यू हम देखेंगे कब 2r रखनी है, कब कैपिटल R रखनी है, कब 3r रखनी है। We can calculate the field inside or outside the conductor by taking, इसका मतलब है हमें इनसाइड भी मालूम करनी है और आउटसाइड भी मालूम करनी है। यानी कि जो पहली कंडीशन बन गई उसमें जो हमारी गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा वो स्फीयर के रेडियस से लेस देन होगा, जब भी एक अंदर सरफेस बनेगी। और दूसरे केस के अंदर, आउटसाइड के अंदर, जो हमारी गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा वो इस r से ज्यादा होगा। 2r रख लें, 3r रख लें, 4r रख लें। तो पहले केस के अंदर गॉसियन सरफेस होगी अंदर और दूसरे केस में होगी स्फीयर से बाहर।
तो दोनों केसेस के अंदर जो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है वो गॉसियन सर्फेस के अंदर लाई करेगा। तो फॉर आर ग्रेटर देन आर, तो द एंटायर कंडक्टर इज विद द गॉसियन सरफेस। अगर हमारे पास जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो स्फीयर के रेडियस से ज्यादा है, तो इसका मतलब है अब पूरी की पूरी जो कंडक्टर है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। और इसका मतलब जो चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज था वो था Q। इसका मतलब है अब पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जो इनक्लोज है वो है Q। द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इज 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा कि सर्कुलर शेप के अंदर है तो उसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। हमने कहा था हमारी गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस स्फेरिकल है, तो आपकी ई की वैल्यू पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म होगी और हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया या एरिया के एलिमेंट के साथ हर पॉइंट के ऊपर पैरेलल होगी। तो द फ्लक्स इंटीग्रल इज, हमने वही अपना क्लोज इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, जनरल फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर डीए, और ई कांस्टेंट था वो तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, प्रीवियस क्लास में मैं देख चुका हूं तो इसलिए मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट अब आपको बताता जाऊंगा। और जब इंटीग्रल हम इस पे अप्लाई करेंगे डीए के ऊपर तो वो हमें पता है कि उसका जो एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर है। और E की वैल्यू अभी हमने ऊपर स्लाइड में देखी वो थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और R हमारी गॉसियन सरफेस तक का रेडियस था। और इसको जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आपके पास आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम अपनी गॉसियन सरफेस को अपनी कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर ही सपोज कर लें, यानी कि अभी हम कर रहे थे बाहर, अब हम गॉसियन सरफेस को हमने जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर जिसका टोटल चार्ज Q था उसके ऊपर ही कंसिडर कर लिए। तो उसके ऊपर R बराबर हो गया कैपिटल R, क्योंकि हमने कहा था हमारी जो स्फीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो इस R की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया R, तो ये हो गया R स्क्वायर। ये हो गया एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो उसके ऊपर फील्ड की वैल्यू ये आएगी।
नेक्स्ट हमने कहा जो हमारी गॉसियन सरफेस है अब वो हमारे स्फीयर के अंदर है, यानी कि r लेस देन r। गॉसियन सरफेस आ गई अंदर, चार्ज है कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर, इन सरफेस के ऊपर है, और गॉसियन सरफेस इसके अंदर हमने कंसीडर कर ली। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था E इक्वल टू 4 पाई E R स्क्वायर इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, के चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसियंस लॉ का स्टेटमेंट है और ये बराबर है E इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर के। बट अब की दफा हमारी पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर है और उस सरफेस के अंदर यानी कि हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इनक्लोज चार्ज क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये निकला कि हमारी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी 0। या तो आपकी फील्ड होगी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर या उससे बाहर, अंदर कोई फील्ड मौजूद नहीं होगी। तो ऊपर जो हमने अभी मैथमेटिकली देखा उसको ग्राफिकल फॉर्म में यहां पे इंटरप्रिटेट करते हैं और समझते हैं। तो ये आपकी y एक्सिस पे फील्ड है और x एक्सिस पे गॉसियन सरफेस का रेडियस है, और E का जो आपका फंक्शन है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये पॉइंट आपका वो है जहां पे आपका गॉसियन सरफेस का रेडियस 0 था और यहां से ये बढ़ता बढ़ता आया R। R हमारा कौन सा रेडियस था, कंडक्टर का रेडियस। तो 0 से लेके R से पहले पहले तक जहां पे हमारे पास कंडीशन थी R लेस देन रेडियस ऑफ द स्फीयर, यहां पे हमारी गॉसियन सरफेस स्फीयर के अंदर लाई कर रही थी, वहां तक आपके पास फील्ड की वैल्यू है 0। और R यानी कि जहां पे हमारी गॉसियन सरफेस हमने अपने स्फीयर की सरफेस के ऊपर कंसिडर की, वहां पे हमारे पास फील्ड की वैल्यू है मैक्सिमम और वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इनसाइड द स्फीयर फील्ड 0, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर फील्ड मैक्सिमम। और जब आप अपने स्फीयर से बाहर गए तो आपने देखा कि मैग्नेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो जैसे जैसे आप अपने स्फीयर से दूर होते जाएंगे
तो जितना आप सेंटर से डिस्टेंस आपका दूर हो होगा उसके स्क्वायर से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी। तो अगर हम अपने स्फीयर के रेडियस से 2 टाइम्स रेडियस बाहर अपनी गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं तो आपकी फील्ड इस तरह डिक्रीज करेगी, इस पॉइंट इतनी फील्ड आ जाएगी। कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख के इसको प्लॉट भी करके दे सकते हैं। और अगर आप 3 टाइम्स करेंगे तो ये इस तरह डिक्रीज करेगी। यानी कि अगर मैं यहां से बताऊं तो ये आपने डबल किया था और हमने कहा कि उसके स्क्वायर से यानी कि ये 4 टाइम डिक्रीज कर गई। और अगर हमने 3 टाइम रेडियस कंसीडर कर रहे हैं तो मैक्सिमम फील्ड से 9 टाइम डिक्रीज कर गई। तो ये ग्राफ से आपको पता चला कि किस तरह फील्ड की वैल्यू विद द डिस्टेंस चेंज हो रही है। फील्ड बिटवीन oppositively charged parallel conducting plates। हमने 2 लार्ज पैरेलल प्लेट्स कंसीडर किए हैं और उन दोनों पे जो चार्ज हैं वो इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइन है। इस पे प्लस चार्जेस हैं और इस पे नेगेटिव चार्जेस हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज फॉर बोथ प्लेट इज सिग्मा 1। और क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम है तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी दोनों की बराबर होगी। और सिग्मा होती है जो डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी को कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। आपको इन दोनों प्लेट्स के दरमियान फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि चार्ज ए तो आप देखें कि इसके दोनों साइड्स के ऊपर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है और फील्ड की वैल्यू आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये इस तरफ इस डायरेक्शन में और इस तरफ इस डायरेक्शन में। और इसके दोनों तरफ जो डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है। इसी तरह जो नेगेटिव प्लेट है उसकी फील्ड की डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स दी चार्ज और इसके चार्ज भी दोनों सरफेसेस में यानी कि प्लेट की दोनों सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये फिगर अपने जहन में रखनी है और फिर ये फिगर अपने जहन में रखनी है। अभी आप देखें फील्ड की वैल्यू दोनों तरफ है, यहां भी फील्ड की वैल्यू दोनों तरफ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां भी सिग्मा 1, इधर भी सिग्मा 1, इधर भी सिग्मा 1, इधर भी सिग्मा 1। और इस केस में आप देखें कि आपके चार्जेस इस तरफ वाले भी इधर आ गए तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर गई, डबल हो गई 2 सिग्मा 1। और सेम यहां पे भी इंप्लाइज हुआ है कि ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गए और इधर भी डेंसिटी सिग्मा 1 हो गई, डबल हो गई। और इस तरफ क्योंकि आपको चार्जेस ना इधर बचे पॉजिटिव ना इधर बचे नेगेटिव तो ये फील्ड की वैल्यू यहां पे 0 हो गई। ये क्यों है ये भी एक्सप्लेन करते हैं। सो
if there is no external electric field to force a positive charge into some particular distribution, it will separate out on the two faces with a uniform surface charge density of magnitude sigma 1. यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है जो कि आपके पॉजिटिव चार्ज को किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में रखें, तो आपके जो चार्ज होंगे वो आपकी जो सरफेस है उसकी दोनों तरफ या दोनों फेसेस के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो हमने फिगर ए देखी थी। और हम जानते हैं कि जस्ट प्लेट से आउटसाइड जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और क्योंकि जो एक्सेसिव चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो फील्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम दी प्लेट होगी, जो मैंने ऊपर आपको बताया। और जो दूसरी फिगर बी थी वो आइडेंटिकल प्लेट थी, उस पर चार्जेस होते वो नेगेटिव थे, मैग्नीट्यूड भी सेम था, चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा 1 थी। सिर्फ डिफरेंस ये था कि जो फील्ड है वो डायरेक्टली होगी टुवर्ड्स दी प्लेट। अब ये तो फिगर ए और बी की बात होगी। अब हम ये सपोज करते हैं कि जो प्लेट ए और बी हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम एक दूसरे के करीब लेके आते हैं और एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं। Since the plates are conductors, when we bring them into this arrangement, यानी कि एक दूसरे के करीब लेके आए पैरेलल, the excessive charge on one plate attract the excessive charge on the other plate. अब जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से जब दूर थी तो चार्ज हर प्लेट की दोनों फेसेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे, लेकिन अब हम चार्जेस को एक दूसरे के प्लेट्स को एक दूसरे के करीब लेके आ रहे हैं, तो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जो भी एक्सेसिव चार्जेस होंगे वो इनर फेस की तरफ दोनों के प्लेट के मूव कर जाएंगे, यानी कि आउटर सरफेस से सारे चार्जेस इनर प्लेट पर आ जाएंगे। यानी कि जो पॉजिटिव वाले हैं वो पॉजिटिव की इनर प्लेट पर आ जाएंगे, जो नेगेटिव वाले हैं वो नेगेटिव की इनर प्लेट पर आ जाएंगे। और इससे आपकी इनर प्लेट के ऊपर जो चार्जेस की मिकदार है वो डबल हो जाएगी। और अब जो सी बात है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अब चेंज हो जाएगी और उसको हम नाम दे देंगे सिग्मा का। और हर इनर फेस के ऊपर वो सिग्मा 1 से डबल होगी, यानी कि 2 सिग्मा होगी, क्योंकि उसका सिग्मा 1 और इसका सिग्मा 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, जो जाएगा 2 सिग्मा 1, और वो इक्वल है सिग्मा के। Thus the electric field at any point between the plate, जो कि पहले थी सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो अब हो जाएगी 2 सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये 2 सिग्मा 1 हमने कंसिडर किया किसके बराबर है, सिग्मा के, तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।